हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप दैट सब आप अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और मन से पढ़ाई करिए बिकॉज आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसलिए मन से पढ़िए। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अनदर एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज हम डिस्कस करेंगे आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन। ये हमारा पूरा क्या हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, जिसमें हम कवर कर चुके हैं, ब्रोमिनेशन कवर कर चुके हैं, क्लोरिनेशन कवर कर चुके हैं। आज हम कवर करने जा रहे हैं आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जितना भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया उसको पहले डिस्कस करी, क्योंकि मैंने हर चीज़ वहाँ पर डिस्कस करी है और किस तरह से इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होता है, सारा कुछ आप देख के आइएगा तो आपको ये लेक्चर बहुत आसान लगेगा। ठीक है, तो जनरली हम लोग हमेशा कहते आ रहे हैं कि हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक में हमेशा 3 स्टेप्स फॉलो करते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है हमारा जनरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, सेकंड स्टेप होता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स एंड लास्ट हमारा क्या होता है, लॉस ऑफ प्रोटॉन टू रिगेन द एरोमेटिक कैरेक्टर। यहाँ पर भी हम वही स्टेप्स फॉलो करेंगे, बट ये ध्यान रखिएगा आयोडीनेशन थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होता है और इट रिक्वायर्स एन एसिडिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया HNO3, कंसनट्रेटेड HNO3। मैंने आपसे कहा कि आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन जब भी कराते तो हमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ता है। ऐसा क्यों लेना पड़ता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और इस रिएक्शन में क्या होगा, ये नाइट्रिक एसिड पूरा कंज्यूम हो जाएगा, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जो नाइट्रिक एसिड है एज अ रिएजेंट काम कर रहा है रेदर देन अ कैटलिस्ट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो मैंने आपसे कहा रिक्वायर्स एन एसिडिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यहां पर जो मेरा इलेक्ट्रोफाइल होता है, इस केस में मेरा जो इलेक्ट्रोफाइल होता है दैट इज योर आयोडीन कैटायन। क्या होता है, आयोडीन कैटायन। ठीक है, ये मेरा यहां पर इलेक्ट्रोफाइल होता है। कैसे रिएक्शन प्रोसीड होता है, किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, देखते हैं। लेट्स सी, वही सब में फॉलो करना है। तो हमने कहा, ये देखिए हमने क्या लिया, एसिडिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया HNO3 प्लस हाफ I2 लिया, तो ये आपका बन जाएगा आयोडीन कैटायन बन जाएगा, प्लस NO2 बन जाएगा एंड वाटर। क्या बन जाएगा, वाटर। आई रिपीट, ये आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन हम इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कराते हैं। क्यों कराते हैं, क्योंकि अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं यूज करेंगे तो होगा क्या, एट लास्ट हमारा HI बनेगा। क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा, जो कि रिड्यूसिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। वो दोबारा आपका आयोडोबेंजीन से बेंजीन बना देगा। रिएक्शन क्या कर देगा, रिवर्सिबल कर देगा, सो दैट रिएक्शन रिवर्सिबल ना हो, आयोडीन बेंजीन पे ही रुक जाए, इसलिए हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ये मेरे पास बेंजीन है, मैंने ये यूज करा और हमने यहाँ लुईस एसिड यूज करा, तो हमारे पास क्या बना, आयोडोबेंजीन बना। क्या बना, आयोडोबेंजीन बना। ठीक है, अब हमारे पास ये भी बनता है, क्या बनता है, HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अगर मैं इसको, ये यहां रहा तो ये दोबारा ये बेंजीन बना देगा, तो रिएक्शन मेरा क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल हो जाएगा। तो मेरा रिएक्शन रिवर्सिबल ना हो, इस वजह से हम लोग क्या यूज करते हैं, HNO3, जो कि प्रिवेंट करता है फॉर्मेशन ऑफ HI को। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी हम बात करेंगे आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन की, तो हमेशा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ता है। आप इसकी जगह पर आयोडिक एसिड भी ले सकते हैं। ठीक है, आप ये भी ले सकते हैं, HiO4 भी ले सकते हैं। यहां तक क्लियर है। ठीक है, तो यहां पर मेरा जो इलेक्ट्रोफाइल है दैट इज योर दिस आयोडीन कैटायन। अब क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा एंड फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इतना कॉपी करिए, पॉज करके राइट डाउन करिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, मैं रब करने आ रहा हूं, पेज पॉज करके राइट डाउन करिए। तो ये हमने यहां पर देख लिया कि मेरा यहां पर इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आयोडीन कैटायन है। अब वही स्टेप रिपीट होगा, सेकंड स्टेप दैट इज योर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक एंड फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। चलिए देखते हैं, लेट्स सी। तो देखिए स्टेप सेकंड पे मैं आ रहा हूं, दैट इज योर, ये बेंजीन था मेरा। ठीक है, ये क्या मेरा बेंजीन है, प्लस आयोडीन कैटायन आ गया मेरे पास। अब देखिए ध्यान से, ये मैंने इसको यहां शिफ्ट करा, समझने के अपने तरीके हैं। तो ये क्या हो गया, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ पर कार्बन की डेंसिटी में कार्बन डेंसिटी यहाँ बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ गई, तो क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। प्लस ये था यहाँ पर क्या हो गया, बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, तो मेरा क्या बन गया यहाँ पर, लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पर आपका एच था। फिर से देख लेते हैं। देखिए ये मेरे पास क्या आयोडीन कैटायन है, ये मैंने बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करा, तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, तो यहाँ माइनस चार्ज आया। माइनस प्लस में क्या बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि मैंने आपसे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा था, जहाँ मैंने डिस्कस करा था इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, तो वहाँ पर डिस्कस कर रहा था कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। प्लीज़ अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा वो लेक्चर प्लीज़ वहाँ देखे जाके। ठीक है, हमने डिस्कस कर रखा था वहाँ पर इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। ठीक है, तो
आप चाहे ऐसे लिखिए, चाहे आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं लाइक दिस। ये आयोडीन कैटायन था, ये इस तरह से बॉन्ड था, आपने क्या करा, इस पाई इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शिफ्ट कर दिया, इस तरह से बॉन्ड इस तरह से ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। और मैंने आपसे बोला था कि पाई इलेक्ट्रॉन्स ईजिली लूजली हेल्ड होते हैं, दे कैन ईजिली मूव, ये बार बार मैं डिस्कस करते हुए आ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया कि मेरा ये बेंजीन था, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल हो गया, रिएक्शन मेरा फिशिबल है, और ये मेरा क्या बन गया, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये क्या बन गया मेरा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। आप इसको बोल सकते हैं अरेनियम आयन भी बोल सकते हैं। तो यहां तक तो हम लोग बार बार डिस्कस करते हो रहे हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने अभी आपसे डिस्कस करा था कि ये कंपाउंड, इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये बहुत स्टेबल है, बट मैंने आपसे कहा था कि इट इज कंपैरेटिवली स्टेबल। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। ये कंपाउंड अपने आप को स्टेबलाइज करेगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज थोड़ी देर यहां रहेगा, फिर यहां रहेगा, फिर यहां रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एक कार्बन पे मेरा लोड नहीं आएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। ये ऑलरेडी मैं स्टेप्स बार बार बता चुका हूं, बट फिर भी जिन स्टूडेंट्स को ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मैं उनके लिए फिर बताना चाहूंगा, ठीक है। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं, इतना कॉपी करिए, पॉज करके राइट डाउन करिए, हम आगे बढ़ते हैं। ये मेरे पास क्या सिग्मा कॉम्प्लेक्स आया था, अब मैं इसका ड्रॉ करने आ रहा हूं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। और मैंने ये भी वहां पर एक्सप्लेन कर रखा है प्रीवियस लेक्चर में, व्हाई इट इज कॉल्ड सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। क्योंकि आपने देखा कि इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या sp3 है, और यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ न्यू सिग्मा बॉन्ड हो रहा है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसके बहुत ढेर सारे नाम है, डिफरेंट बुक्स में इसके बहुत सारे नाम दे रखे हैं, ये सारा ऑलरेडी मैं डिस्कस कर रखा है। मेरा एक लेक्चर है जहाँ पर मैं डिस्कस करके स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, वहाँ मैंने सारा कुछ डिस्कस करा है। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो नहीं देखा प्लीज जाकर उसे देखिए, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि मैं अगर इसका ड्रॉ करता हूँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो देखिए यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेंगे, मतलब मैं ये कहूँगा डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये अपनी जगह को छोड़ के इधर जा रहे हैं, तो लाइक दिस। तो ये देखिए ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया, यहाँ इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, तो यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया लाइक दिस, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये मेरा क्या, फिर से देखिए क्या होगा, ये मेरा डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट होगा, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मेरा आ गया लाइक दिस, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए कि ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर था, फिर यहां पर आया, फिर यहां पर आया। कहने का मतलब ये है, फिर यहां पर आया, कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर मेरा कंपाउंड पे अगर चार्ज है, यहां पर मेरे पास क्या पॉजिटिव चार्ज है, अगर इस पॉजिटिव चार्ज को मैं रोटेट कर सकता हूं या डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं ओवर द एंटायर मॉलिक्यूल, तो मेरे लिए बेटर रहेगा, और ये कंपाउंड इसलिए कंपैरेटिवली स्टेबल हो जाता है, ठीक है। और मैंने एग्जाम्पल भी डिस्कस कर रखे थे सारे प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। तो अब अगर मैं इनको तीनों को कंबाइन करता हूं, अगर मुझसे कोई कहता है इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, तो देखिए ध्यान से लाइक दिस, मेरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ था, मैंने यहाँ लिख दिया, फिर यहाँ था तो यहाँ लिख दिया, फिर देखिए यहाँ पर आया, इस तरह से लिखा मैंने, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर बॉन्ड था मेरा, तो मैंने यहाँ बॉन्ड कर दिया, फिर मेरा बॉन्ड यहाँ था तो इस तरह से, फिर यहाँ आया, ये देखिए यहाँ आया, फिर ये आया, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। ये क्या मेरा हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, और यही मेरा रियल स्ट्रक्चर रियल होता है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट हो प्लीज कमेंट करिएगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ हमने डिस्कस करा कि ये मेरा कंपाउंड सिग्मा कॉम्प्लेक्स स्टेबल क्यों होता है, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस की वजह से अपने आप को स्टेबलाइज करेगा, यहाँ पर डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा। इस तरह से मेरा सारा कुछ सिनेरियो है, ठीक है ना। अब क्या होगा, लास्ट स्टेप में क्या होता है, लॉस ऑफ प्रोटॉन क्यों होता है, क्योंकि देखिए अगर ध्यान से देखें यहाँ पर मेरे पास एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं है, यहाँ पर मेरे पास क्या एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं है। तो मेरा अभी एक लेक्चर आएगा, आप उसको देखिएगा, कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी। तो फिलहाल मैं यहाँ पर हल्का सा रिव्यू कर देता हूँ। जैसे ये मेरा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि एरोमेटिक के लिए कंडीशंस क्या होनी चाहिए, कंडीशंस फॉर एरोमेटिक, पहले तो आपका जो कंपाउंड हो वो प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है। दूसरा मेरे पास प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा मेरे पास कॉन्जुगेट सिस्टम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेट सिस्टम होना चाहिए लाइक दिस। कॉन्जुगेट मतलब अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स। तो बेंजीन में क्या होता है, देखिए ये कॉन्जुगेशन है, ये देखिए ये डबल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स है। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर मेरे पास प्रॉपर कॉन्जुगेट सिस्टम होना चाहिए फॉर एरोमेटिसिटी। मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी, ठीक है, कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी।
ठीक है। मेरा एक लेक्चर आएगा, उसमें मैंने पूरा डिटेल डिस्कशन कर रखा है। मैंने डिस्कस कर रखा है एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, रूल्स क्या क्या होते हैं, सारा कुछ डिस्कस कर रखा है। और मैंने वहाँ पर करीबन 4 से 5 एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि मैं यहाँ हल्का सा आपको ब्रीफ कर दे रहा हूँ कि यहाँ पर अगर देखा है तो मेरा एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है ना। तो अभी मैं यहाँ से जस्ट ब्रीफ कर रहा हूँ कि कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी, पहला कंडीशन होता चाहिए आपके पास प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए, ठीक है। कॉन्जुगेट सिस्टम होना चाहिए, मतलब आपके पास अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होने चाहिए। और हमारे पास एक साइंटिस्ट थे इनरिच हकल्स, उन्होंने क्या करा था, एक रूल डिफाइन करा था टू चेक वेदर अ कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉट। उन्होंने एक शॉर्टकट दिया था, तो हम इससे पता कर सकते हैं कि मेरा एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं है, ठीक है ना। यहाँ n की वैल्यू आपकी 0 1 2 3 हो सकती है। तो इस केस में देखिए क्या है, सपोज 1 है हमारा, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्या है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। बेंजीन में क्या होता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज एरोमेटिक कंपाउंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ हकल्स, ठीक है ना, इनरिच हकल्स। तो हमने ये रूल्स फॉलो करे, तो हमने चेक करा कि देखिए क्या है मेरे पास, क्या यहाँ पर मेरे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स 6 हैं, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कम हो चुका। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास यहाँ एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं है। तो जो लास्ट स्टेप होता है वो हमारा क्या होता है, लॉस ऑफ प्रोटॉन या डीप्रोटोनेशन, सो दैट वी कैन रिज्यूम द ओरिजिनल स्ट्रक्चर, वी कैन रिज्यूम द एरोमेटिसिटी ऑफ द कंपाउंड। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तो दिस इज द कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी। मैंने आपको हल्का सा यहाँ ब्रीफ करा है, प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेट सिस्टम होना चाहिए, एंड एट लास्ट हकल्स रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। इतना क्लियर है हमारा। और मैं बार बार आपसे कहूंगा प्लीज जितने भी मेरे प्रीवियस लेक्चर से गो थ्रू करिए, सो दैट आपका एक पूरा बेस बनता हुआ चला है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं फिर। अब ये एरोमेटिक कैरेक्टर कैसे आएगा, चलिए देखते हैं, लेट्स सी। इतना कॉपी करिए, पॉज करके राइट डाउन करिए, मैं आगे बढ़ता हूं। तो देखिए अब मेरे पास क्या था, ये देखिए यहां एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं है। तो अब देखिए मेरे पास वाटर था, क्या था, वाटर, क्या था, वाटर। तो यहां पर वाटर एक्ट करेगा एज अ बेस, यहां पर जो वाटर एक्ट करेगा एज अ बेस का काम क्या होता है, इस H+ को अपनी तरफ ले लेना है, मतलब प्रोटॉन को इससे हटा देना। यह हम बोल सकते हैं यहां पर क्या होगा, डीप्रोटोनेशन, मतलब H+ का रिमूवल, ठीक है। तो देखिए ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा लाइक दिस, तो इस तरह से कुछ बनेगा। जब ये H जाएगा तब ये H अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे के जाएगा लाइक दिस, तो यहाँ नेगेटिव चला जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, और इस तरह से बॉन्ड था, और ये H इधर चला जाएगा, तो आपके पास H3O प्लस बना, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या होगा, बॉन्ड बन गया, ये मेरा क्या हो गया, आयोडोबेंजीन, क्या हो गया, आयोडोबेंजीन, ठीक है। तो इस तरह से आपका आयोडोबेंजीन बना, और इसका जो परसेंटेज होता है 85% के अप्रॉक्स ये बनता है, ठीक है। फिर से देख लेते हैं इस स्टेप में क्या हो रहा है कि देखिए एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं था, बट मेरे पास बेस था, वाटर था। तो वाटर यहां पर क्या काम कर रहा है, एज अ बेस, और बेस क्या करता है, H+ को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है ना। तो जब ये हाइड्रोजन हटेगा तो यहां से ये अपना इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा, तो डेंसिटी बढ़ गई। प्लस माइनस में क्या होता है, एक बॉन्ड फॉर्मेशन, तो ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। ये सब प्लीज देखिएगा बार बार। और ये H इधर गया तो HO3 प्लस बना दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए इसको एक बार से देख लीजिए, ये आपका था H+ था, इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, तो ये क्या बन गया, लाइक दिस, ये क्या था आपका H3O प्लस, ठीक है, इस तरह से। फिर से देख लीजिए, ये वाटर था, ये H+ यहाँ से देखिए निकला, तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन पे इसको डोनेट करे, तो यहाँ पर डोनेट करे तो यहाँ प्लस आ गया, इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन हो, ये है क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, तो यहाँ पर प्लस आएगा, इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन है। ये आपका क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन, क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है ना। तो मैंने आपसे बार बार भी कहा, मैंने इससे पहले भी आपसे कहा था कि मीडियम में आपका बेस कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेस क्या है, दिस वाटर है, और इस वाटर की मदद से एरोमेटिक कैरेक्टर देखिए मेरा दोबारा आ गया। बिकॉज ऑफ दिस बेस वी आर एबल टू रिट्रीव दिस एरोमेटिक कैरेक्टर अगेन, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एडोनेशन ऑफ बेंजीन। हाँ, हम बात करते हैं फ्लोरोनेशन ऑफ बेंजीन, बट ये ध्यान रखिएगा कि फ्लोरोनेशन ऑफ बेंजीन का जो रिएक्शन होता है बहुत टफ होता है। अंडर ड्रास्टिक कंडीशन में इसको कैरी आउट करते हैं, और या अंडर वेरियस कंडीशन पे हम इसको कैरी आउट करते हैं, बट फ्लोरोबेंजीन सिंगल नहीं बनता। यहाँ पर क्या बनता है, डाई सब्स्टिट्यूटेड फ्लोरोबेंजीन बनता है, इसलिए हम वो रिएक्शन यहाँ पर प्रेफर नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ, हम लोग फ्लोरोबेंजीन बनाते हैं, अगर हम बात करेंगे, जब हम लोग सेंडमे रिएक्शन बात करेंगे, तो वहाँ पर हम लोग किससे बनाते थे,
बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरेट जब आपके पास होता था उसको हीट करते थे हम लोग फ्लोरोबेंजीन बनाते हैं। यानी कि फ्लोरोबेंजीन के लिए हम लोग ये मेथड ना यूज़ करके हम लोग दूसरा मेथड यूज़ करेंगे, बिकॉज इस मेथड में क्या हो रहा था कि फ्लोरोबेंजीन हमारा सिंगल मोनो सब्स्टिट्यूटेड फ्लोरोबेंजीन नहीं मिला था, हमें यहाँ डाई सब्स्टिट्यूटेड फ्लोरोबेंजीन मिल रहा था, इसलिए हम उसको यहाँ प्रेफर नहीं करेंगे। और फ्लोरोबेंजीन का जो रिएक्शन होता है बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशन में उसको कैरी आउट कराना पड़ता है, ठीक है, इसलिए हमको यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। हम इसका अलग मेथड यूज करेंगे प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन, दैट इज फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट से, ठीक है ना। तो वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे जब हम आगे पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलोरेन्स हेलोरीन, जब आप लोग ये सब पढ़ेंगे तभी हम लोग वहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन। इस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको करते रहिए, ठीक है। आज इतने ही रखते हैं, थैंक यू।